हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ वो है केवीएस टेस्ट सीरीज़ टेस्ट 5, जिसमें मैंने पंचुएशन और इन द किंगडम ऑफ फूल्स लिया है। तो पहले इसका वो दिखा देती हूँ। दैट्स कि ये है आज का एमसीक्यूज ऑन पंचुएशन एंड द किंगडम ऑफ फूल्स। द किंगडम ऑफ फूल्स और जो है आप लोगों के लिए पंचुएशन के क्वेश्चंस मैंने आप आज लिए हैं। और भाई जितना हो पाएगा उतना ही करवा पाऊँगी। कोशिश तो कर रही हूँ कि ग्रामर का टॉपिक्स भी अब लेने शुरू कर दिए हैं। तो पहले जो है शुरुआत कर रहे हैं ग्रामर के टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, पंचुएशन से स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो है वो आपका पंचुएशन के क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यूज किस तरीके के पंचुएशन के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इसमें पंचुएशन के 20 क्वेश्चंस के करीब लिए हैं, तो उसको मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगी। तो जो है जी पहला क्वेश्चन है, विच मे बी पुट बिफोर अ लिस्ट, अ कोटेशन, डायरेक्ट स्पीच और एन एक्सप्लेनेशन टू इंट्रोड्यूस इट। तो विच मे बी पुट बिफोर अ लिस्ट। अब आपको मैं इसमें बताऊं कि आप जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा मैंने द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आ। तो ये मैंने एक लिस्ट इंट्रोड्यूस करी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कॉलन लगाया। अगर हम कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्या लगाना चाहिए, कॉलन जो है वो लगाना चाहिए। तो वहाँ पर हम कॉलन लगाते हैं। किस चीज़ की जो है शेड आ रहा है, ये अब भी आ रहा है। किस चीज़ का शेड है ये, किस चीज़ का शेड आ रहा है। पता नहीं किस चीज़ का शेड आ रहा है। शेड ही नहीं समझ में आ रहा मुझे किस चीज़ का आ रहा है। खैर, द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो मैंने यहाँ पर एक जो लिस्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर मैंने लगाया कॉलन। तो अगर आपको कोई लिस्ट बतानी है, कोई कोटेशन, कीट्स सेज कॉलन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन। कॉलन का यूज किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप और पीरियड टू सेपरेट टू क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस। दो क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस को सेग्रीगेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि एक सेमी कॉलन जो होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को अलग करता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी बता देती हूँ। इसका एग्जांपल जो है, जैसे आप यहाँ पर ये देखिए, सेमी कॉलन्स जो होते हैं वो दो जो है वो यूज़ करते हैं, दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसमें जो है जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि कृष्णा इज डस्की, राधा इज फेयर। तो ये यहाँ पर बट की जगह ये कोऑर्डिनेट क्लॉजेस है, ये प्रिंसिपल है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो यहाँ पर उसे अलग किसने करा है, सेमी कॉलन ने उसको अलग किया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आई वंडर वेयर जॉन इज, डू यू नो। दिस नीड्स अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर। यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, आई वंडर वेयर जॉन इज, डू यू नो, दिस नीड्स अ क्वेश्चन मार्क। तो कौन से सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। आई वंडर क्या, वेयर जॉन इज, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डू यू नो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कहाँ लगना चाहिए, सेकेंड सेंटेंस के बाद डायरेक्ट जो है क्वेश्चन मार्क का यूज होना चाहिए, क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सेकेंड सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे।
Now the next question is, an exclamation mark is usually used after an exclamation or. एक exclamation mark होता है ये, तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? या तो ये यूज किया जाता है exclamation के बाद, या ये यूज किया जाता है इंटरजेक्शन के बाद. ये इंटरजेक्शन के बाद यूज किया जाता है क्योंकि इंटरजेक्शन हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो हैं वो बताते हैं, तो दैट इज यूज्ड आफ्टर एन इंटरजेक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are exclamation marks called in American English? American English में exclamation mark को क्या कहा जाता है? तो American English में exclamation points जो है वो कहा जाता है. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए. डैन लव्स कुकिंग हिज पेट्स एंड हिज फ्रेंड्स. तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़िएगा. द राइटर मेंट टू लिस्ट 3 थिंग्स डैन लव्स बट ही फॉरगॉट टू पुट. तो ये वो क्या यूज करना भूल गया. तो डैन लव्स कुकिंग हिज पेट्स एंड हिज, अ कॉलन आफ्टर लव्स, अ कॉमा आफ्टर कुकिंग, अ डैश आफ्टर पेट्स. वो क्या जो है वो भूल गया. डैन लव्स कुकिंग. अब अगर यहां हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा डैन लव्स कुकिंग हिज पेट्स एंड. डैन को अपने पेट्स और अपने दोस्तों को कुक करना बहुत पसंद है. ये तो कहने का मतलब नहीं है. अब जब हमें सेंटेंस का मीनिंग समझाना है और एक शॉर्ट पॉज लेना है तो हम क्या लगाएंगे, कॉमा कहाँ लगाएंगे, दैट इज आफ्टर कुकिंग. तो डैन लव्स कुकिंग और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे अ कॉमा आफ्टर कुकिंग. अपने आप ही आ गया अ कॉमा आफ्टर कुकिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एलिप्सिस मार्क कंसिस्ट ऑफ. एलिप्सिस का मतलब होता है कि जब हम किसी बात को, कोटेशन को तोड़ते हैं तो हम जो है एलिप्सिस मार्क्स लगाते हैं. या व्हेन वी आर इमोशनली डिस्टर्ब्ड, जस्ट टू शो आवर इमोशनल डिस्टर्बेंस इन वर्ड्स वी यूज एलिप्सिस मार्क्स. तो एलिप्सिस मार्क कितने होते हैं? 3 डॉट्स के. एलिप्सिस मार्क कंसिस्ट ऑफ 3 डॉट्स. सेंटेंस के शुरू में आए तो 3 डॉट्स, एंड में आए तो 4 डॉट्स लगाते हैं. विच इज नॉट समथिंग एन एलिप्सिस मार्क कैन इंडिकेट. एलिप्सिस मार्क क्या चीज जो है वो नहीं इंडिकेट करता. अ पॉज वाइल फील स्पीकिंग, एन अनफिनिश्ड सेंटेंस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग. जो एलिप्सिस जो है वो इंडिकेट नहीं करते हैं. तो वो क्या, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज इंडिकेटेड बाय, जो है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो इंडिकेट करा जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स के द्वारा इंडिकेट किया जाता है. तो विच इज नॉट समथिंग इंडिकेट नहीं कर सकते. इमोशनल डिस्टर्बेंस को करते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को नहीं करते हैं. तो पॉज वाइल स्पीकिंग, हाँ बोलने के समय पे पॉज होगा तो करते हैं, वो उसको डैश से भी बताते हैं. एन अनफिनिश्ड सेंटेंस, यहाँ कोटेशन को काटते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एलिप्सिस नहीं बताते हैं. ये ऐसे ये एलिप्सिस मार्क्स होते हैं. Michael was a highly talented musician. What do we call the punctuation mark between highly and talented? Highly और talented के बीच में जो वो जो पंचुएशन मार्क यूज हुआ है उसे क्या कहते हैं? अब ये ऐसे है तो इसे क्या यूज कहते हैं? दैट इज कॉल्ड हाइफन. दैट इज हाइफन. डैश नहीं कहते, उसे क्या कहा जाता है? दैट्स हाइफन. जब कंपाउंड वर्ड्स को अलग किया जाता है तो विद द हेल्प ऑफ हाइफन. A dash is a dash than a hyphen. हाइफन छोटा होता है, डैश बड़ा होता है. डैश जो होता है वो, डैश कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ कि डैश का यूज कहाँ कर सकते हैं. डैश को आप यूज कर सकते हैं सडन चेंज इन थॉट. जब चेंज इन थॉट होता है, जैसे टू टेल यू द ट्रूथ बट वाई आई एम डिस्कसिंग इट विद यू, डैश. इसके अलावा जब डैश हम कहाँ यूज करते हैं? डैश को हम यूज करते हैं पैरेंथेसिस, यानी कि कॉमास और ब्रैकेट्स की जगह हम डैश भी लगा सकते हैं. डैश जो होते हैं वो ब्रैकेट्स का या कॉमास का काम भी करते हैं. जब हम बीच में किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं जैसे ब्रैकेट्स में क्लैरिटी के लिए, तो हम वहां पर डैश का यूज भी कर सकते हैं. तो डैश जो होता है इट इज लॉन्गर देन अ हाइफन. हाइफन का जो यूज किया जाता है कंपाउंड वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, और वर्ड को अगर तोड़ा जाता है बीच में फिर दोबारा वहीं कहीं और से शुरू करते हैं दूसरी लाइन से, तो भी हम हाइफन का यूज करते हैं. तो अ डैश इज लॉन्गर देन अ हाइफन. नाउ इन द वर्ड सी यू टुमारो शी सेड, अ कॉमा इज नीडेड डैश द सेकंड कोटेशन मार्क. कॉमा इज नीडेड. भाई अगर मान लीजिए यहां पर ये सी यू टुमारो, शी सेड, तो यहां पर हम जो है
या शी सेड अ कॉमा इज नीडेड डैश द सेकेंड कोटेशन मार्क। तो डैश कॉमा को आप कहाँ यूज करोगे? तो कॉमा यूज होगा जस्ट बिफोर द सेकंड कोटेशन मार्क, यानी कि जो सेकंड कोटेशन मार्क होगा, यानी कि अगर हम यहां से कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले जस्ट बिफोर द सेकंड कोटेशन मार्क वी विल यूज द कॉमा। कॉमा हम कहाँ यूज करेंगे? जस्ट बिफोर द सेकंड कोटेशन मार्क। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट कुड द सेंटेंस ही स्माइल्ड एंड सेड हाय हाउ आर यू use after the word said? What could the sentence he smiled and said? हम इसके बाद क्या लगा सकते हैं? या तो हम कॉमा लगा सकते हैं, या हम ही यहां पर कॉमा लगा सकते हैं, या कॉमा ना लगाएं तो हम कॉलन लगा सकते हैं, क्योंकि किसी की स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम कॉलन यूज करते हैं, या डायरेक्ट स्पीच से मतलब रिपोर्टेड स्पीच से को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर अ कॉलन और अ कॉमा दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर बार दोबारा से सुन लीजिए, किसी के शब्दों को बताने के लिए हम कोटेशन को बताने के लिए कॉलन से अलग करते हैं, और रिपोर्टिंग स्पीच से रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए या तो कॉमा से यूज करते हैं। तो कॉलन और कॉमा। विच इज अनदर वर्ड फॉर कोटेशन मार्क? कोटेशन मार्क यानी कि इन्हें कहते हैं, इनके लिए अनदर वर्ड क्या है? तो इनके हम कहा जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है जी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ वर्ड दैट इज टू लॉन्ग टू फिट ऑन अ लाइन इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट पार्ट एंड्स विद। कि अगर एक शब्द है बहुत लंबा है, अगर हम यहाँ पर कोई वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि अंटार्कटिका हम लोग लिख रहे हैं, और यहाँ पर हमारा ये वर्ड नहीं आया तो हमने यहाँ पर उसको नीचे लिख दिया। तो ये जो है यहाँ पर जो हमने ये लगाया, ये क्या लगाया जाएगा? दैट इज हाइफन। तो यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज हाइफन। वैसे तोड़कर जो लिखते हैं उसे हाइफन जो है वो कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द पंक्चुएशन मार्क इन द दे आर एंड चिल्ड्रंस कॉल्ड? ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, ये है दे आर, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हम इसको क्या करते हैं कि ओमिशन ऑफ लेटर करते हैं, और इसमें से हमने ए हटा दिया, ये ओमिशन ऑफ लेटर होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गई है। तो इसे क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। ठीक है, अब चिल्ड्रंस लिख रहे हैं यानी कि पॉजेसिव भी बना रहे हैं आप। पॉजेसिव ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और आप पॉजेसिव बनाइए, अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, वैसे भी उसे अपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इस पंक्चुएशन मार्क को हम क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो ये क्या होगा? दैट इज अपोस्ट्रोफी। आप जैसे हमने यहां पर ये लिखा इज प्लस नॉट, तो इसे हमने इजंट कर दिया, तो ये जो ये है ये अपोस्ट्रोफी है, और इस फॉर्म को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो कहा जाता है। Which cannot replace the brackets in this sentence? May Day, also Labour's Day or Workers' Day is celebrated on May 1. तो इसमें हमने ब्रैकेट जो होते हैं वो क्लैरिटी के लिए होते हैं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो हम यहाँ पर क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पर कॉमास यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। हम यहाँ पर ऐसे और ऐसे करें, इसका मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हम यहाँ डैशेस लगा सकते हैं, पैरेंथेसिस तो होते ही हैं, मगर कॉलम्स हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगा सकते, तो इसीलिए यहाँ पर कॉलम्स यूज नहीं किए जा सकते। Which includes an apostrophe indicating the possessive form? इनमें से कौन सा एक apostrophe का possessive form बता रहा है? Our dog's hungry, इसमें dog is hungry को करा गया है, तो contracted form है। Fido's dinner is ready, फीडो का में अपोस्ट्रोफी पॉजेसिव सेंस बता रहा है, लेकिन फीडोज डिनर इज में ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। फीडोज गॉट हिज डिनर, फीडो हैज गॉट हिज डिनर, तो उसमें हैज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो यहां पर सिर्फ जो बी पार्ट है वो अपोस्ट्रोफी का पॉजेसिव सेंस बता रहा है। फिर दोबारा से, जब अपोस्ट्रोफी को हम दो तरीके से यूज करते हैं, इधर इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और इन पोजेशन बताने के लिए यूज करते हैं। इन तीनों में से पहला वाले में डॉग इज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डॉग्स लिख दिया गया, ये पॉजेसिव फॉर्म नहीं है।
फीडोज डिनर इज रेडी, उसमें फीडोज जो है दैट इज पजेसिव, डिनर इज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डिनर्स लिख दिया गया है। फीडो गॉट हिज डिनर में फीडो हैज गॉट हिज डिनर है, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसी में अपोस्ट्रोफी को पजेसिव सेंस में यूज किया गया है, तो इसीलिए ये आएगा आपका, इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 18, apostrophes can show where letters are missing in dash words। ये मैं अभी बहुत देर से बोल भी रही हूँ कि apostrophe जो होते हैं वो वहाँ बताते हैं जहाँ पे letters जो होते हैं मिस होते हैं। कौन से? उन words को क्या कहा जाता है? contracted words, जैसे isn't, hasn't, ये अगर आप बोल रहे हैं तो ये जो है isn't, hasn't, don't, ये जहाँ पर भी apostrophe लग रहा है इन words को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स जो है इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन टैग्स में भी हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लगाते हैं। इफ अ राइटर यूजेस अ वर्ड्स इन अ फ्रेज इन अ स्पेशल वे सच एज आयरॉनिकली ही कैन पुट इट इन। आयरॉनिकली अगर आपको किसी चीज को बताना है तो आप राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं बताते, उसमें तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ को आयरॉनिकल वे में बताना है, जैसे उसको ऐसे करके एक जो है वो एक साइन भी करते हैं ये करके, तो ये ना कोटेशन का साइन होता है, तो ये होता है दैट्स कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स करके आप कोई चीज़ को आयरॉनिकली जो है यानी हाईलाइट करने के लिए बताते हैं। तो ये हुए हमारे 19 क्वेश्चंस हैं एक्चुअली ये इसके। और अब हम लोग करेंगे, ये हुए हमारे पंचुएशन के क्वेश्चन। अब हम लोग जो लेंगे वो है ए.के. रामानुजम का इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो है वो हम लोग लेंगे। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं ये 9th क्लास का जो है वो चैप्टर है, और ए.के. रामानुजम जो है वो उन पे एक उन्होंने जब एक भाई इनकी एक बहुत फेमस पोएम भी है ओबीचुरी, और एक सरकास्टिक वे में लिखी हुई। बेसिकली उनके वर्क्स जो हैं उनमें एक सरकास्म जो है वो देखने को मिलता है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो है वो आप लोगों ने बहुत पहले एक कहानी भी सुनी होगी, वही कहानी है ये कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो इसमें वो टका जो है वो डूडू है, दैट इज द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनका ए.के. रामानुजम, जिनका पूरा नाम था अतिपत कृष्ण स्वामी रामानुजम, इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 मैसूर में, और मृत्यु हुई थी 13 जुलाई को 1993 एज 64, शिकागो इलिनॉइस यूनाइटेड स्टेट्स। लैंग्वेजेस इनको 2 आती थी, इंग्लिश एंड कन्नड़। नेशनैलिटी थी इंडियन, और एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। नोटेबल अवार्ड्स हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कलेक्टेड पोएम्स इन 1999 एंड पद्मश्री और मैकार्थर फेलोशिप। रामानुजम वॉज बॉर्न इन मैसूर सिटी ऑन 16 मार्च 1929। उनके जो फादर थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे एंड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट मैसूर। वॉज नोन फॉर हिज इंटरेस्ट इन इंग्लिश, कन्नड़ एंड संस्कृत लैंग्वेजेस। हिज मदर वॉज अ होम मेकर। रामानुजम के एक भाई भी थे, ए.के. श्रीनिवासन, हु वॉज अ राइटर एंड अ मैथमेटिशियन। Ramanujam worked as a lecturer of English at Quillen at Belgaum. He later taught at the Maharaja Sayajirao University in Baroda for about 8 years. In 1962, he joined the University of Chicago as an assistant professor, and he was affiliated with the university throughout his career, teaching in several departments. He taught at other universities as well, Howard, Wisconsin, Michigan, California, Berkeley, and other universities. Or at the University of Chicago, Ramanujam was instrumental in shaping the South Asian Studies program. He worked in the departments of South Asian languages and civilization linguistics with the Committee on Social Thought. In 1976, the government of India awarded him the Padma Shri. पद्म श्री का अवार्ड उन्हें 1976 में मिला, और 1983 में उन्हें मकार्थर प्राइज फेलोशिप मिला था। और 1991 में उनका एक एस्से था 300 रामायण्स, 5 एग्जाम्पल्स एंड 3 थॉट्स एंड ट्रांसलेशन। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। बीए के हिस्ट्री में इसमें था,
इसमें राम एंड सीता को सिबलिंग्स दिखाया गया था, इसको तुरंत प्रभाव से इसको हटाया गया था। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्क था, उनका एसे 300 रामायण्स। He wrote of the existence of many versions and a few versions that portrayed Ram and Sita as siblings, which contradicts the popular version of the Ramayana, such as those by Valmiki and Tulsidas. इस पे बहुत कंट्रोवर्सी उठी थी 3000 रामायण्स पे, और उसको हटा लिया गया था, बीए में चलता था ये। मेजर वर्क्स हैं द स्ट्राइडर्स, relations poems, second fight, the collected poems of A.K. Ramanujam, A River, Looking for a Cousin on a Swing, The Snakes, Breaded Fish, हिंदू, ये इनके वर्क्स हैं, बुक्स ऑन रामानुजम हैं। और अब मैं आपको किंगडम ऑफ फूल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है किंगडम ऑफ फूल्स की, और ये एक स्टोरी जो है, द स्टोरी इज अ कन्नड़ फोक टेल। ये एक लोक कथा है, कन्नड़ लोक कथा है, A.K. रामानुजम ने ली थी फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से। ये कहानी है, देयर वाज अ किंगडम ऑफ फूल्स, एक राज्य था, एक मूर्खों का राज्य था। इस किंगडम में बोथ राजा और उसका जो मिनिस्टर था दोनों ही मूर्ख थे। दे रिवर्स्ड एवरीथिंग, उन्होंने सारी चीज को पलट दिया, एंड डिनाइड जस्टिस टू देयर पीपल, उन्होंने लोगों को न्याय देने से भी मना कर दिया। उन्होंने क्या करा, दिन को रात और रात को दिन में बदल दिया। कहने का मतलब ये है कि लोग रात में काम करेंगे और दिन में जो है वो सोएंगे। इवन कैटल को भी इस तरीके से ट्रेन करा गया कि वो दिन में सोती थी और रात में जो है वो जगती थी। तो लोग जो है, पीपल टू स्लीप ड्यूरिंग डे एंड वर्क ओनली आफ्टर डार्क, केवल रात के में ही वो काम किया करते थे, बिकॉज इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। एनीवन, जो कोई भी इस ऑर्डर को डिसोबे करता था तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। पीपल डिड अकॉर्डिंगली, तो लोग क्या करते, मरते क्या ना करते, लोग वही काम कर रहे थे जो उनका राजा उनसे करने को कह रहा था। एक दिन दो आदमी उनके यहाँ पर आए, अ गुरु एंड हिज डिसिपल, दोनों जो है गुरु चेला आए, विजिटेड किंगडम। सबको उनको लगा अरे इतना सुंदर शहर है, मगर उनको देखा अरे सारे लोग सो रहे हैं, हम तो दिन के समय आए हैं। दे वर सरप्राइज टू सी पीपल स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट, कि दिन चढ़े लोग सो रहे हैं। एंड व्हेन डार्कनेस स्प्रेड, और जैसे ही शाम होने लगी सब लोग जग गए, पूरा शहर जाग गया। द सरप्राइज डबल्ड, और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए जब वो मार्केट गए और हर चीज का एक ही प्राइस था। उस जगह की करेंसी का नाम था डुडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल, पहले तो दोनों बड़े खुश हुए कि जितना भी उनको पैसा खाना चाहिए, 1 रुपए में बहुत सारा सामान आ गया। द गुरु वॉज अ वाइज पर्सन, लेकिन गुरु बहुत समझदार थे। उन्होंने अपने डिसिपल से कहा कि ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य, और मूर्खों के बीच में ज्ञानियों को नहीं रहना चाहिए। लेकिन डिसिपल ने कहा ना, मैं तो यहीं रहूंगा, क्योंकि खाना बहुत सस्ता है, और जब इतना सस्ता खाना है मैं तो कहीं नहीं हूं। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो मूर्खों के बीच में नहीं रहूंगा। एंड द डिसिपल स्टेड ऑन, और डिसिपल जो है वो वहां रुक गया। बीइंग अ ग्रेट फूडी, वो रोज जो है घी केले खा खा के खूब मोटा जो है वो होने लगा। एक दिन एक चोर जो है वो एक रिच मर्चेंट के जो है वो घर में घुसा। उसने क्या करा, दीवार में एक बहुत बड़ा कुंबल जो है वो बनाया, ठीक है। और जैसे ही वो जब अपनी चीजें चुरा के बाहर निकल रहा था, तो वो दीवार जो थी वो कोलैप्स हो गई और वो उसके सिर पे गिरी और वो मर गया। और जो अब वो चूंकि मूर्खों का शहर है, और आपको पता ही है कि भैया एक मूर्ख दोस्त होने से बेहतर है कि एक समझदार दुश्मन बनाया जाए। और वैसे भी मूर्खों के बीच में समझदार जो है वो हमेशा पिसते ही हैं। तो इसीलिए, क्योंकि समझदार लोग मुट्ठी भर होते हैं, मूर्ख लोग बहुत सारे होते हैं। तो जो चोर का भाई था वो दौड़ता हुआ राजा के पास आया और उसने कहा कि महाराज, मर्चेंट को पनिशमेंट दीजिए, क्योंकि उसने जो है दीवार अच्छी नहीं बनाई, मेरे घर का इकलौता कमाने वाला था और वो मर गया। तो मर्चेंट को तभी राजा ने कहा पकड़ के लाओ, मेरे सामने पकड़ के लाओ। किंग ने किंग ने मर्चेंट से पूछा कि तुम जो है भाई चोर के जो है अपराधी हो, तुमने उसकी हत्या करी है। और लेकिन मर्चेंट कहता ना 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 ना, मैंने कुछ नहीं करा है, बल्कि मैंने थोड़ी ना दीवार बनाई थी। जिसने दीवार बनाई थी, जो ब्रिकलेयर था, आप उसको पकड़ो। तो ब्रिकलेयर को राजा के सामने लाया जाता है। तो ब्रिकलेयर कहता है मेरी गलती नहीं है, मैं जब दीवार बना रहा था तो एक लड़की पैरों में पायल पहन के और नाचती हुई जो है वो जा रही थी, उसकी वजह से मेरा ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और मैं अच्छी दीवार नहीं बना पाया।
तो अब वो डांसिंग गर्ल जो कि अब एक बूढ़ी औरत है उसको बुलाया जाता है। वो कहता है नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने थोड़ा सा सोना जो है सुनार को दिया था और मैं उसी को, वो मुझे गहने बना के नहीं दे रहा था, मैं तो रोज़ उसकी दुकान पे जाती थी और इसीलिए वो गोल्ड स्मिथ की गलती है। तो राजा ने कहा ठीक है भाई गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाए। अब जो है अब गोल्ड स्मिथ आता है, वो कहता है कि मुझे तो एक रिच मर्चेंट ने अपने यहाँ काम दिया था, वेडिंग सेरेमनी थी उनके परिवार में, मैं उनके गहने बनाने में बिजी था, दैट इज व्हाई आई कुड नॉट मेक ज्वेलरी फॉर दिस वुमन। तो वो कहते हैं कौन था वो व्यक्ति? तो वो कहते हैं कि तो किंग कहता है कौन था? वो कहता है वो मर्चेंट ही था। तो अब राजा कहता है कि वह वही मर्चेंट था जिसकी दीवार चोर के सिर पे गिर गई। तो अब उसके कहते हैं कि मर्चेंट कहता है ब्लेम्ड हिज फादर। वो कहते हैं मर्चेंट कहता है मैंने थोड़ी ना बनवाई थी, मेरे फादर ने बनवाई थी, बट द फादर वाज नो मोर। लेकिन अब पिताजी तो उसके हैं नहीं। तो वो कहते हैं भाई देखो ऐसा है, पिताजी तुम्हारे हो या ना हो, लेकिन अब हम तुमको फांसी पे चढ़ाएंगे, क्योंकि भले ही तुम्हारे पिताजी ने अपराध कराओ मगर अब पूरी सारी कहानी घूम के तुम तक पहुंची है। तो अब इसीलिए अब उसको मरवाने के लिए एक फांसी का फंदा बनवाया गया, मगर मर्चेंट जो था वो बहुत पतला दुबला था, फंदा जो है वो बहुत मोटा था। तो अब तो कहा कि भाई इसके लिए तो एक मोटे आदमी की जरूरत पड़ेगी, इट वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। अब सर्वेंट्स जो हैं कहा कि अब ऐसा व्यक्ति ढूंढने के लिए शहर में निकले। तो एकमात्र मोटा ताजा जो आदमी था वो डिसिपल, जो घी और केले खा खा के खूब मोटा हो गया था। क्योंकि बनानास एंड राइस, व्हीट एंड घी। तो उसने एक राजा से कहा मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। तो राजा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इनोसेंट हो तो, मगर ये फंदा तुम्हारे गले में फिक्स हो रहा है तो हम तो तुम्हें मरवाएंगे ही मरवाएंगे। अब वो कहता है, अब उसको अपने गुरु की याद आती है कि दिस इज अ किंगडम ऑफ फूल्स, और मूर्खों के साथ रहने में कभी भी जो है जान को खतरा हो सकता है। अब जो गुरुजी हैं ही वॉज ब्लेस्ड विद मैजिकल पावर्स। तो वो अपने जैसे उनको पता चलता है कि उनका चेला जो है वो परेशानी में है, वो उसी समय वहाँ पर आ जाते हैं। वो अपने चेले के कान में कुछ कहते हैं और फिर वो किंग से कहते हैं मुझे फांसी पे चढ़ा दो। अब जैसे डिसिपल सुनते कहते ना मुझे फांसी पे चढ़ा दो। तो अब किंग कहता है अरे तुम दोनों फांसी पे चढ़ने के लिए क्यों लड़ रहे हो? तो वो कहता है कि जब किंग कहता है क्या बात होगी, तो गुरु बताता है कि जो पहले मरेगा वो इस देश का राजा बन के पैदा होगा, और जो बाद में मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो किंग कहता है अरे ऐसे कैसे हम अपना राज्य किसी और को दे देंगे, अरे हम ही राजा बनेंगे। अब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इनकी जगह हम दोनों मरेंगे, किंग और मिनिस्टर जो है मरेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो गुरु और चेले को फ्री कर देते हैं, सीक्रेटली वो लोग प्रिजन में जाते हैं और जो है उनको ही फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अब लोग जो हैं वो किंगडम ऑफ फूल्स के गुरु चेले से विनती करते हैं कि आप इस राज्य में रुक जाइए, इस राज्य का राजपाट आप देखिए, और इस तरीके से वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो जीने लगते। बहुत ही डीप मीनिंग इसमें ये है कि मूर्खों के साथ रहने में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कभी भी फंस सकता है। तो ये जो है ये था ये था आपका इसका इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इसके क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड A.K. Ramanujam the Padma Shri? That is 1976. Question number 2. Which of the following poems of Ramanujam reflect his views on the cultures and conventions of the East and the West? Conventions of despair, hymns for the drowning, poems of love and war, none of these. That is conventions of despair. Why was his 1991 essay 300 Ramayans, 5 examples and 3 thoughts on translation was so controversial? It presented Ram and Sita as sibling. It presented Ram and Sita as father and daughter. It presented Krishna and Radha as brother and sister. None of these. That is, it presented Ram and Sita as sibling. राम जी और सीता जी को जो है वो सिबलिंग के रूप में दिखाया गया था, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था. His works includes translations from Old Tamil and Old Tamil, उनकी लैंग्वेज थी कन्नड़, तो Old Tamil and Old Kannada. Who commented? Ramanujam tries on masks and explores what others have told him. Bruce King, Nissim Skill, K.R.S. Iyengar, none of these. That is Bruce King.
The Striders, Relations, Selected Poems, Second Sight, and Collected Poems are the poetic collections of Nissim Iskil. Oh, sorry, A.K. Ramanujam. That is A.K. Ramanujam. Now, the next question is, what did the Guru whisper to the king in the story in the Kingdom of Fools? He has never seen a king like him. He has never lied to in his life. The stake was the stake of the God of justice, both A and C. So seventh ka hai, that is, he has never seen a king like him, and the stake was the stake of the God of justice. So ye kaha hai Guru ne, that's both A and C. Question number 8. According to the Guru, who the first person to get executed will reborn as a, भाई जो पहले मरेगा वो गुरु के हिसाब से क्या बन के पैदा होगा? That will be a king. Who went secretly to the prison and released the Guru and his disciple? The king, the minister, the executioner, both A and B. King और minister दोनों ही गए थे. That's both A and B. Next is, why was the city in confusion in the story in the Kingdom of Fools? Seeing the dancing women, seeing each other awake, seeing the dead bodies of the king and minister, seeing the Guru in disguise. वो लोग राजा और मंत्री की जो डेड बॉडी थी उसे देखकर वो लोग बहुत ही आश्चर्यचकित थे. Who were preparing to leave the Kingdom of Fools unnoticed? कौन जो है चुपके से जा रहे थे? द गुरु एंड द डिसिपल, द किंग एंड द मिनिस्टर, द गोल्ड स्मिथ, ऑल ऑफ द अबव. तो जा रहे थे गुरु एंड द डिसिपल. हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, फिर भी हु बेग द गुरु एंड द डिसिपल टू बी द किंग एंड मिनिस्टर? किसने कहा कि आप ही हमारे जो है राजा जी जय रहिए? वो कहा किसने? दैट इज द सिटीजन्स ऑफ किंगडम ऑफ फूल्स. The story in the Kingdom of Fools is taken from. ये क्वेश्चन अच्छा है. ये स्टोरी जो है कहाँ से ली गई? फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया. फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया से जो है वो ली गई है. Why did the king postpone the execution to the next day in the story in the Kingdom of Fools? Because he didn't want to execute the Guru. Because he didn't want to give over his kingdom in the next life. Because क्योंकि वो बहुत बड़ा गधा था. That is because he didn't want to give. मरने के बाद किसे पता कौन सा जन्म होगा? तो ये था because he didn't want to give over his kingdom. The king and the minister did not want to run things like other things, to change night into day, to change day into night, to make people work. वो चाहते थे कि जैसे और लोग कर रहे हैं ऐसे वो ना करें. To run things like other kings. How did the thief sneak into the merchant's house in the story in the Kingdom of Fools? By making a hole in the wall, by crossing the fences, by climbing through the water pipe, by scaring the merchant with a gun, by making a hole in the wall. मैंने बताया था आपको कुंबल. In the story in the Kingdom of Fools, what happened to the thief while he was trying to escape with his loot across the wall? The king caught him, the merchant fired him, the wall collapsed on his head and he was dead. So ये था, the wall collapsed and killed him. What's your name? Who asked this and to whom? कौन पूछता है what's your name? कौन who asked this to whom? That is by king to the merchant. King merchant से पूछता है क्या नाम है तुम्हारा? What did the merchant say when the king accused him for murdering the thief? तो मर्चेंट क्या कहता है जब किंग उसको अक्यूज करता है? तो he accepted his crime, he denied it was not his fault since he was out of the station. He denied saying that it was not his fault. वो कहता है मैंने थोड़ी ना दीवार बनाई है, जिसने दीवार बनाई है उसको पकड़ो. He is an old man now. Who is an old man now? The merchant, the bricklayer of merchant's wall, merchant's father, the guru. भाई जिसने दीवार बनाई है वो अब बूढ़ा आदमी है, तो that is the bricklayer of merchant's wall. What did the old bricklayer say when he was accused of murdering the thief? ये आपको पता है कि एक dancing girl जो है वो जा रही थी कि he said that at the time of building the wall, his mind was distracted by a dancing girl. तो ये है आपका by a dancing girl.
Who was a lazy scoundrel in the story in the kingdom of fools? Lazy scoundrel कौन है? That is Guru's disciple, जो घी बनानास खा खा के इतना मोटा हो जाता है कि उसको ही जो है फांसी का फंदा उसके गले में फिट आता है. What does bailiffs mean in the story in the kingdom of fools? Bailiffs का मतलब है यहाँ पर वैसे तो जो है वो मेयर को कहा जाता है, मगर इसमें ऑफिसर्स को कहा जाता है bailiffs. He is dead, I am innocent, who said this? वो तो अब मर चुके हैं, I am innocent, who said this? The goldsmith, the merchant, the bricklayer, the dancing woman. Obviously ये कहता है merchant, क्योंकि उसके फादर तो अब मर चुके हैं, तो उसने तो वो दीवार बनवाई नहीं है. He is dead, who is being referred to as dead here? किसको dead कहा गया है? तो वो आपको पता है merchant के फादर को कहा गया है. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. Who is being referred to as the root of the horrible crime? The goldsmith, the thief's brother, the bricklayer, the merchant. तो that is राजा कहते हैं कि भैया न्याय का चक्र पूरा हुआ, मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम ही जो है वो इस सब चीज के पीछे हो. तो ये मर्चेंट को कहता है. And the last question is, who thought that justice come full circle in the story in the kingdom of fools? तो राजा को लगता है भाई अपना काम जो है वो हो गया, जस्टिस पूरा हुआ, तुमसे ही शुरुआत हुई थी, तुम्हारे पे ही खत्म हुआ. तो ये कौन कहता है? ये शब्द हैं राजा के. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतने ही क्वेश्चन. 46 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड टुडे इन 35 मिनट्स. और बाकी सारी चीज़ें मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश तो करी है. अच्छा लगे सेशन तो अच्छी बात है, ना अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं. ठीक है जी, चलिए मिलते हैं कल. बाय बाय.